हर फिजिकल सिस्टम का पर एक पॉइंट ऐसा माना जा सकता है, उस पॉइंट पे उस सिस्टम का सारा मास केंद्रित मान सकते हैं, यानी कि सेंटर्ड मान सकते हैं। और जो उस सिस्टम पे फोर्सेस लग रही हैं वो सारी फोर्सेस भी उस पॉइंट पे लगी हुई मान सकते हैं। तो उस पॉइंट का जो मोशन होगा, उस पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी, उस पॉइंट का जो एक्सेलेरेशन होगा, वो पूरा का पूरा उस सिस्टम के मोशन को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि ऐसा पॉइंट जिस पर कि हम सिस्टम का सारा मास मान लें केंद्रित, और सारी फोर्स उस पॉइंट पर लगी हुई मान लें, तो उस पॉइंट का मोशन जो होगा सिस्टम को रिप्रेजेंट करेगा, सिस्टम के मोशन को रिप्रेजेंट करेगा। ऐसा पॉइंट सेंटर ऑफ मास कहलाता है। इसका हल्का सा इसके बारे में हल्का सा हम पहले भी समझा चुके हैं, अब थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो पर सेंटर ऑफ मास का सबसे पहले देखते हैं, कोई भी वस्तु है तो उसमें सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या होगी। तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन के लिए आप कोई वस्तु मान लीजिए, मान लो कोई वस्तु है, ये इस तरह की, मान लो कोई भी वस्तु है, इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स से मिलकर बनी है। ये देखो डॉट 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 लगा दिया मैंने यहाँ पे, बहुत सारे पार्टिकल्स से मिलकर बनी है वस्तु। ये इसमें पार्टिकल्स हैं, कितने पार्टिकल्स, सपोज एन पार्टिकल्स हैं इस वस्तु के अंदर। ये जो सिस्टम है एन पार्टिकल्स से मिलकर बना है। तो इसमें 1 2 3 4 अप टू एन पार्टिकल्स है। तो सपोज पहले पार्टिकल का पोजीशन कोऑर्डिनेट r1 है, दूसरे का r2 है, तीसरे का r3 है, और ऐसे ऐसे करते करते आखिरी पार्टिकल यानी nth पार्टिकल का पोजीशन कोऑर्डिनेट rn है। इसी तरह से जो पहला पार्टिकल है उसका मास m1 है, दूसरे पार्टिकल का मास m2 है, तीसरे का m3 है, चौथे का m4 है। ऐसे ही करते करते nth पार्टिकल का मास क्या है, mn है। ये इनके मास हैं। तो पोजीशन वेक्टर सेंटर ऑफ मास का डिफाइन किया जाता है आर सेंटर ऑफ मास से। आर के नीचे छोटा छोटा सी एम लगा देते हैं, और क्योंकि पोजीशन वेक्टर है इसलिए इसके ऊपर वेक्टर साइन लगाएंगे। इसे रिप्रेजेंट करते हैं इस फॉर्मूले से, m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 प्लस 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 mn rn डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डैश डैश mn, n पार्टिकल्स के लिए। ऐसे डिफाइन करते हैं। तो नीचे का जो दिख रहा है आपको m1 प्लस m2 प्लस mn, उस वस्तु उस सिस्टम में जितने भी पार्टिकल्स थे सबके मास का सम है, ये टोटल है सारा मास, यानी कि उस वस्तु का टोटल मास है, उस सिस्टम का टोटल मास है ये। तो इसे हमने कैपिटल एम लिख दिया। मान लिया उस सिस्टम का टोटल मास क्या है, कैपिटल एम है, कैपिटल एम। और m1 प्लस r1 प्लस m2 प्लस r2 और प्लस mn प्लस rn को हमने क्या लिख दिया, समेशन फॉर्म में लिख दिया, सम लगा दिया। और इसे हमने लिख दिया समेशन i इज इक्वल टू 1 टू n mi ri। ये देखो नीचे फिगर भी दे रखी है यहाँ पे। ये देखो पहला पार्टिकल था m1 मास का, दूसरा m2 मास का था, तीसरा m3 मास का था, और इनके किसी भी पॉइंट से, ये पॉइंट जिसके रेस्पेक्ट में इनके पोजीशन कोऑर्डिनेट ले रखे हैं, ये पॉइंट यानी ओरिजिन या पॉइंट ऑफ कंसीडरेशन, ऐसा पॉइंट जिसके रेस्पेक्ट में इनके वो ले रखे हैं, पोजीशन कोऑर्डिनेट्स ले रखे हैं। वो पॉइंट जरूरी नहीं है कि वस्तु के अंदर ही हो, वो पॉइंट वस्तु के अंदर भी हो सकता है, वस्तु के बाहर भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमने बाहर ले रखा है वैसे एग्जांपल दिखाने के लिए। तो ओरिजिन को बाहर ले रखा है O, और इससे सबके पोजीशन कोऑर्डिनेट्स r1 r2 r3 ले रखे हैं। और यहाँ सेंटर ऑफ मास भी दिखा रखा है C, ये सेंटर ऑफ मास है C। इसका पोजीशन कोऑर्डिनेट क्या है, उसी पॉइंट से होगा RCM। यहाँ पे देखो RCM लिख रखा है, RCM। तो इसी RCM की वैल्यू थी, इस RCM की क्या वैल्यू आएगी, इस RCM की ये वैल्यू आएगी, ये आ जाएगी। मैंने फ्लाइट मोड पे लगा दिया जिससे कि डिस्टर्बेंस ना हो उसका
वो ना आए, मैसेजेस ना आए। तो इस RCM की वैल्यू आ गई। सेंटर ऑफ मास को आपको पता लग गया कि सेंटर ऑफ मास इस तरह से डिफाइन किया जाता है, उसकी वैल्यू होती है। अब इसमें स्पेशल कंडीशंस ले लिए। मान लिया सभी पार्टिकल्स जितने थे n 1 2 3 n, उनके सबके मास बराबर हो। जब सबके मास बराबर होंगे तो टोटल मास कितना था, m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस 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 mn, ऐसे था। सबके अगर मास बराबर होंगे, सबको सपोज सबके मास स्मॉल m है, तो जगह m प्लस m प्लस m प्लस प्लस m कितनी बार हो जाएगा, अप टू n टर्म्स तक, अप टू n टर्म्स। यानी टोटल मास कितना हो जाएगा, टोटल मास हो जाएगा mn, ये हो जाएगा टोटल मास mn हो जाएगा, mn हो जाएगा, m इंटू n, क्योंकि स्मॉल m को आपने n टर्म्स तक ऐड किया है। तो स्मॉल m इंटू n हो गया, तो स्मॉल m इंटू n, तो नीचे भी आप स्मॉल m इंटू n लिख दीजिए, और ऊपर m कॉमन ले लीजिए। किस चीज़ में, मैं दोबारा दिखाता हूँ आपको यहाँ पर, इसमें, इस फॉर्मूले में m1 के स्थान पे क्या आ जाएगा, स्मॉल m, m2 के स्थान पे स्मॉल m, m3 mn के स्थान स्मॉल m, स्मॉल m स्मॉल m स्मॉल m हो गया m1 m2 m3 के केस में। और यहाँ पे भी क्या गया, m m m सब जगह m आ गया। यहाँ पे भी क्या गया था, m m, m2 हट जाएगा, m, यहाँ पे भी m m m, यानी सब किस जगह m m m आ जाएगा, स्मॉल m आ जाएगा। तो नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, ऊपर m कॉमन आ जाएगा, समेशन ओवर i आर आई आ जाएगा, क्योंकि मास तो बराबर होगा m m m, लेकिन उनके पोजीशन कोऑर्डिनेट्स तो अलग रहेंगे, r1 r2 r3। और नीचे क्या आ जाएगा, m इंटू n, ये आ जाएगा। तो m से m कट जाएगा, तो 1/n बच जाएगा, यही यहाँ लिख रखा है। सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1/n दिस। इस केस में सेंटर ऑफ मास जो होगा, ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ दिस सिस्टम को से कोइंसाइड करेगा। अच्छा, सेंटर ऑफ मास और ज्योमेट्रिक सेंटर अलग अलग होते हैं बेटा, ध्यान रखिएगा। जैसे सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग अलग होते हैं, इन्हें भी मैं अभी आपको समझाऊंगा थोड़ी देर में। अब सेकंड, ये स्पेशल कंडीशन चल रही थी। स्पेशल कंडीशन क्या चल रही थी, अगर सभी पार्टिकल्स का मास समान हो, एम हो। दूसरी कंडीशन क्या है, ये जो ओरिजिन ओ है, ये खुद सेंटर ऑफ मास पे हो। ओरिजिन ओ कहाँ पे हो, सेंटर ऑफ मास पे हो। अगर ओरिजिन ओ सेंटर ऑफ मास पे होगा, तो उससे क्या होगा, पोजीशन कोऑर्डिनेट्स जो ओ पॉइंट माना था वो सेंटर ऑफ मास पे है, तो उसका सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, उसका सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस 0 हो जाएगा। यानी कि पोजीशन कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, 0। RCM क्या हो जाएगा, 0। तो जब RCM 0 हो जाएगा, तो उस फॉर्मूले में RCM की वैल्यू 0 रख दीजिए। किस फॉर्मूले में, जो अभी ऊपर फॉर्मूला था आपका, देखो ये फिर फॉर्मूले पे आ रहे हैं। अगर सेंटर ऑफ मास जो है ओरिजिन पे है, अगर ये जो ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट को हम यहाँ मान लें, सेंटर ऑफ मास पे मान लें, फिगर में मैंने सर्कल कर दिया है। इस ओ पॉइंट को सी से सी पे ही मान लें। हम मान लें कि ओ और सी पॉइंट क्या है, एक ही जगह पे है। तो देखो RCM जो डिस्टेंस है, ये 0 हो जाएगा, क्योंकि यहीं से यहीं का, इसी पॉइंट से इसी पॉइंट का डिस्टेंस हो जाएगा, RCM 0। तो यहाँ इस फॉर्मूले में RCM 0 हो जाएगा। जब RCM 0 हो जाएगा, तो m का 0 से मल्टीप्लीकेशन होगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो समेशन ओवर MI/RI 0 आ जाएगा। यही नीचे लिखा है कि when the origin coincides with the center of mass, then summation over MI/RI is 0। यानी कि the sum of moments of the masses of the system about the center of mass is 0।
MI RI क्या होता है? मूवमेंट ऑफ MI मास विद रेस्पेक्ट टू ऑरिजिन, और ऑरिजिन कहाँ चला गया था? सेंटर ऑफ मास पे, इसलिए MI RI क्या होगा? अब जब ऑरिजिन O पे चला गया, RI क्या होगा? RI डिस्टेंस होगा ith पार्टिकल का फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास। R1 क्या होगा? R1 विल बी द डिस्टेंस ऑफ M1 पार्टिकल या फर्स्ट पार्टिकल फ्रॉम सेंटर ऑफ मास। पहले हम ऑरिजिन से डिस्टेंस ले रहे थे, और अब क्योंकि ऑरिजिन सेंटर ऑफ मास पे चला गया है, इसलिए अब सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस माने जाएंगे R1, R2, R3 सारे। इसे थोड़ा सा एनलार्ज कर लेते हैं। अब ये कार्टेशियन कंपोनेंट्स, अगर सेंटर ऑफ मास की बात करें तो आपको पता है कोई भी वेक्टर होता है उसे 3 कंपोनेंट में लिख सकते हैं। जैसे ए वेक्टर है कोई, वेक्टर ए इज इक्वल टू AXI प्लस AYJ प्लस AZK, ऐसे लिख लेते हैं। इसी तरह से इन्होंने देखो सेंटर ऑफ मास को लिख रखा है RCM, तो आर को कैसे लिखेंगे? आर को लिखेंगे XI प्लस YJ प्लस ZK। जैसे आपका आर वेक्टर है कोई, तो इसे कैसे लिखते हैं आप? इसे लिखते हैं XI प्लस YJ प्लस ZK, ऐसे तो लिखते हैं। और यही आर के नीचे अगर सेंटर ऑफ मास लगा दें CM, तो आपको यहाँ पे भी X भी CM लिखना पड़ेगा, Y भी CM लिखना पड़ेगा, और Z भी CM लिखना पड़ेगा, Z के नीचे भी। तो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट ऐसे लिख सकते हैं। किसमें? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? X Y Z एक्सिस। तो इसमें इस तरह से लिख सकते हैं। इसी तरह से आर को क्या लिखते हैं? अभी मैंने आपको लिख बताया था XI प्लस YJ प्लस ZK। और अगर हम ith पार्टिकल की बात करें, RI को कैसे लिखेंगे? आर को लिखते थे XI प्लस YJ प्लस ZK, और RI लिखेंगे तो लिख देंगे XI प्लस YIJ प्लस ZIK, ऐसे लिख देंगे। ठीक है, लिख दिया हमने। अब इन वैल्यूज को कहाँ रख दें? सेंटर ऑफ मास में रख दें। RCM तो क्या आ जाएगा? XCM। थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। ये इसका X कोऑर्डिनेट है, किसका? सेंटर ऑफ मास का। ये इसका Y कंपोनेंट है सेंटर ऑफ मास का, ये Z कंपोनेंट। X कंपोनेंट, Y कंपोनेंट और Z कंपोनेंट सेंटर ऑफ मास के हैं। तो X कंपोनेंट क्या आ जाएगा? या पूरा डिटेल में भी लिख सकते हैं। X कंपोनेंट आ जाएगा M1x1 प्लस M2x2 प्लस MNxn डिवाइडेड बाई दिस। ऐसे Y कंपोनेंट आ जाएगा, ऐसे Z कंपोनेंट आ जाएगा। अगर आप पूरा लिखते हैं तो बहुत लंबा पड़ जाएगा। जैसे मान लिया आप लिखें पूरा, आप लिख रहे हैं सपोज आपका था RCM, ये था RCM। RCM क्या है आपका? है XCM I प्लस YCM J प्लस ZCM K। ठीक है। लेकिन आपको पता है RCM क्या था? RCM है M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस M3, ऐसा करके चल रहा है ना, MN RN तक, और डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस ऐसे ऐसे करके MN तक चल रहा है। ठीक है, आगे चल रहे हैं। अब यहाँ पे R1 क्या हो जाएगा? आपको पता है यहाँ पे R1 नीचे लिख रहा हूँ तो बेटा देखो, मैं R1 है X1I प्लस Y1J प्लस Z1K, ये है। ऐसी R2 क्या है? X2I प्लस Y2J प्लस Z2K। तो R1 R2 R3 सब की वैल्यू देखो ऊपर रख दो, रख दी, तो ऊपर क्या टर्म आएंगी?
R1 की ये वैल्यू ऐसी, R2 की ऐसी, R3 की सब की वैल्यू हमने ऊपर रख दी। तो ऊपर टर्म क्या आएंगी? ऊपर टर्म आएंगी R ऑफ CM इज इक्वल टू क्या था, M1 कॉमन ले लो, M1 क्या था, R1 की वैल्यू क्या थी, R1 की वैल्यू याद है, X1I प्लस Y1J ऐसे थी, ठीक है ना। और X1I प्लस Y1J, X को ऊपर से हटा देंगे तो क्या आ जाएगी यहाँ पे, X1 प्लस X2 प्लस 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 इंटू आई, ऐसे आएगी। और प्लस M1 के साथ क्या आएगी, Y1 प्लस Y2 प्लस 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 J कंपोनेंट आएगा, ऐसा आएगा इस तरह से। तो रख के देखना बेटा है आई। और R सेंटर ऑफ मास क्या था, R सेंटर ऑफ मास था X सेंटर ऑफ मास इंटू आई प्लस Y सेंटर ऑफ मास इंटू J, ऐसे था। तो देखो I वाला कंपोनेंट I से कंपेयर कर लो, तो I वाला कंपोनेंट, ये जो I वाला है ये इस I से कंपेयर करो, तो X सेंटर ऑफ मास आ जाएगा, करके देखना बहुत आसान है। X सेंटर ऑफ मास आ जाएगा, ये M1 X1 प्लस X2 ये सब आ जाएगा, X सेंटर ऑफ मास की वैल्यू आ जाएगी, यही यहाँ पे लिख दिए सीधी। ये आप करके देखेंगे तो आसान हो जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया। X सेंटर ऑफ मास ये हो जाएगा, Y सेंटर ऑफ मास ये हो जाएगा, और Z सेंटर ऑफ मास ये हो जाएगा। नीचे M1 प्लस M2 प्लस Mn लिखा है हर एक क्वेश्चन में, ये टोटल मास है, तो इसे कैपिटल M लिख दीजिए, तो आपका आ गया X सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू दिस, Y सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू दिस, Z सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू दिस। सॉलिड बॉडी के लिए भी चाहे तो छोड़ दीजिए, सॉलिड बॉडी का कोई पूछता नहीं है। सॉलिड बॉडी में अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास होगा तो R इंटू डी एम आ जाएगा, यानी हर DM जो होगा उसका मास क्या है सॉलिड बॉडी में, सॉलिड में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, तो DM 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 ऐसा है, ठीक है। एक DM का ऑरिजिन से अगर डिस्टेंस RDM है तो RDM हो जाएगा, उसका इंटीग्रेशन ले लेंगे क्योंकि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, और उसे कैपिटल M से डिवाइड कर देंगे, तो R सेंटर ऑफ मास की वैल्यू आ जाएगी। ये सॉलिड बॉडी के लिए होती है। और ज्योमेट्रिकल सेंटर अगर होगा, ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ले रखा है इसमें सॉलिड बॉडी में, तो अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास होगा यानी होमोजीनियस होगा तो RDM 0 होगा, किसके, ज्योमेट्रिक सेंटर के रिस्पेक्ट में, जैसे हमने वो माना था यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास में सेंटर ऑफ मास और ज्योमेट्रिक सेंटर कॉन्साइड करेंगे, किसमें, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास में हमेशा ज्योमेट्रिकल सेंटर बॉडी का और सेंटर ऑफ मास कॉन्साइड करेंगे, जैसे पहले भी लिखा था। तो ज्योमेट्रिकल सेंटर जब सेंटर ऑफ मास कॉन्साइड करेंगे तो हमेशा क्या होगा, RCM क्या होगा, 0। ये देखा, सेंटर ऑफ मास कॉन्साइड्स विद द ज्योमेट्रिकल सेंटर। आगे बढ़ते हैं, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास में, तो आपको पता है सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट ये होगा, इसे डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, डिफ्रेंशिएशन आपसे आता है विद रेस्पेक्ट टू T, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो लेफ्ट साइड में तो ये डिफ्रेंशिएशन आ गया, 1/s सच उतार लिया, M1 M2 Mn कांस्टेंट है, तो डिफ्रेंशिएशन किसका होगा, R1 R2 और Rn का होगा, ये R1 R2 और Rn का डिफ्रेंशिएशन कर दिया। R1 का डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू T क्या होगा, V1, ये V1 हो गया, ये क्या हो गया V2, और ये क्या हो गया Vn, ये हो गया। इसे समेशन फॉर्म में लिख दीजिए, ये हो गया। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या आ गई, ये आ गई।
1/M समेशन ओवर I MI/VI। ये सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आ गई। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं। किसे? वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दीजिए, इसे डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो ये जो एक्सप्रेशन देगा डिफरेंशिएशन के बाद वो एक्सेलरेशन दे देगा। एक हम जब भी किसी चीज़ का मोशन स्टडी करते हैं तो उस वस्तु को किसी ना किसी रेफरेंस फ्रेम से वो करते हैं, कोरिलेट करते हैं। जैसे कि एक आदमी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भाग रहा है। इफ़ अ मैन इज़ रनिंग विद अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, तो कैसे मानते हैं हम अपने आप को रेस्ट पे मान लेते हैं और अपने आप से उसकी स्पीड निकाल लेते हैं। कितनी? 10 किलोमीटर पर आवर। हम अपने आप को रेस्ट पे मान के, तो रेफरेंस फ्रेम क्या हो जाता है? हम खुद हो जाते हैं। हम अपने आप से XYZ कोऑर्डिनेट्स को चिपका हुआ मान लेते हैं और उस आदमी की पोजीशन, स्पीड, टाइम सब निकाल लेते हैं। समझ गए ना? मान लिया मैं यहाँ खड़ा हूँ या आप यहाँ खड़े हैं और दूसरा आदमी यहाँ भाग रहा है, दूसरा आदमी भाग रहा है। मान लिया ये कैसे भाग रहा है? ये इधर भाग रहा है 10 किलोमीटर पर आवर से। तो हमने कैसे इसकी 10 किलोमीटर पर आवर भागते हुए से माना? इसे 10 किलोमीटर पर आवर भागते हुए कैसे माना? हमने अपने आप को रेस्ट पे मान लिया और अपने आप से एक फ्रेम अटैच कर लिया। यहाँ पे अपने आप को रेस्ट पे मान लिया, X, Y और Z हमने मान लिया, हमसे एक फ्रेम चिपका हुआ है X, Y, Z। और फिर हम इसकी भागने की यहाँ से अपने आप से दूरी निकाल लेते हैं कि कितने समय में कितनी दूरी से भागा ये, यानी S डिस्टेंस कितने समय t में चला ये। उस S/t करके हम इसकी वेलोसिटी निकाल लेते हैं। तो हम हमेशा किसी ना किसी रेफरेंस फ्रेम के रेस्पेक्ट में चीज़ें नापते हैं। तो अगर वो रेफरेंस फ्रेम सेंटर ऑफ मास को मान लिया जाए तो हमारा सेंटर ऑफ मास फ्रेम कहलाता है, C फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है, सेंटर ऑफ मास फ्रेम। अगर हम अर्थ को मान लेते हैं रेस्ट पे और अर्थ के रेस्पेक्ट में मेजर करते हैं तो अर्थ हमारा लेबोरेटरी फ्रेम हो जाता है, उसे लेबोरेटरी फ्रेम कहते हैं। अर्थ को लैब जिस फ्रेम में है तो उसे लेबोरेटरी फ्रेम कहते हैं। तो एक हो गया सेंटर ऑफ मास फ्रेम, एक हो गया लेबोरेटरी फ्रेम। तो आज यहीं ख़त्म करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब मैं बंद करता हूँ इसे।